हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ एसपी सिंह और आज मैं आपके साथ जिस कॉन्सेप्ट पे बात करने जा रहा हूँ वो उस टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वो सब्जेक्ट जो ना केवल आप एमबीए के कोर्स में पढ़ते हैं बट एमबीए की अलग अलग स्पेशलाइजेशन, सेक्टोरल स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स पे भी अगर आपने एडमिशन ले रखा है तो ये सब्जेक्ट वहाँ भी पढ़ा जाता है। तो आप उन एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर सकते हैं हमारे इस लेक्चर को सुनने के बाद। और भी मैनेजमेंट के अलग अलग डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं, यहाँ तक कि एमकॉम के एमकॉम के सब्जेक्ट में भी इस सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। तो अगर आप इन किसी भी पर्टिकुलर कोर्स में आपने एडमिशन लिया है तो हमारे इस लेक्चर फाइनेंशियल मैनेजमेंट से आप फ़ायदा उठा सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, ताकि आप आने वाले एग्ज़ाम में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि पैसे की मैनेजमेंट के बारे में बात करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पैसा क्या है, फाइनेंस क्या है। फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस एंड वन ऑफ द कॉमन डिनोमिनेटर रिक्वायर्ड फॉर ऑल द वेरिड बिजनेस एक्टिविटीज। शरीर है, शरीर क्यों चल रहा है? क्योंकि शरीर में खून दौड़ रहा है। वो खून जो हमारे हार्ट से शरीर के अलग अलग कोनों तक जाता है और उन अंगों को एक्टिव रखता है ताकि हम अपनी दिनचर्या की अलग अलग गतिविधियों को, एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें। तो पैसा भी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका खून है। अगर ये खून उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगा ना, ये पैसा नहीं होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी। पैसा है तो ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने का आइडिया है, आपके पास ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो सकता है। पैसा है तो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने के बाद आप प्रोडक्ट को बना सकते हैं। पैसा हाथ में है तभी आप प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाकर बेच सकते हैं। तो पैसा बहुत ज़रूरी एलिमेंट है जिसके बिना ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। It must be sufficient to meet the requirements of the company. Every business concern must keep a sufficient amount of cash in hand to ensure smooth operations and to run the business to meet the company's objectives. अब पैसा ऐसी चीज़ है कि ज़्यादा हो तो भी दिक्कत करता है, कम हो तो भी दिक्कत करता है। तो आपके बिजनेस को चलाने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है, कितने डे टू डे ज़रूरत है, कितने महीनों की ज़रूरत है, कितने साल के खर्चों की ज़रूरत है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है और उस हिसाब से पैसे को हाथ में रखना। मैं 1 लाख रुपया महीना कमाता हूँ तो वो 1 लाख रुपया सैलरी आने के बाद सारा का सारा 1 लाख रुपया निकाल कर मैं अपनी जेब में रख कर नहीं निकलता ना घर से बाहर। जब मेरी जितनी ज़रूरत होती है मैं उतना ही पैसा कैश एटीएम में जाकर निकालता हूँ खर्च करने के लिए। कुछ ऐसे खर्चे हैं जिनकी पेमेंट मैं आज की डेट में ऑनलाइन भी करता हूँ, तो ज़रूरत के हिसाब से ही मैं पैसे का इस्तेमाल करता हूँ। तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस को भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसे को खर्च करना, अंडरस्टैंड करना कि पैसे को कहाँ और कैसे खर्च करना है, वो बहुत बहुत ज़रूरी है। Then finance out of all the elements is most like to exist even before a firm begins to work. जैसे मैंने पहले कहा था, पैसा नहीं है हाथ में तो आइडिया ही नहीं है कंपनी को शुरू करने के लिए। पैसा होगा तभी तो कंपनी शुरू हो पाएगी, पैसा होगा तभी तो प्रोडक्ट को बनाने का आइडिया आपके पास आएगा। बिना जेब में पैसे के आप ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो मनी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू एग्जिस्ट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। और ये पैसा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होने से पहले ही आता है। What is financial management? Financial management means planning, organizing, directing and controlling the financial objectives such as procurement and utilization of funds of the enterprise. यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहता है ठीक है पैसा तो होना बहुत ज़रूरी है, पर कितना होना चाहिए, उस पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है, उस पैसे को कहाँ लगाना है,
उस पैसे को कहाँ खर्च करने के बाद कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये सारा समझना बहुत ज़रूरी है। इट मीन्स अप्लाइंग जर्नल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द एंटरप्राइज। ये भी मैनेजमेंट का हिस्सा है। पैसा कमाना, पैसा मल्टीप्लाई करना, ये भी एक आर्ट है, ये भी एक कला है जिसको सीखना, जिसको आना एक एंटरप्रेन्योर के लिए, कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स के लिए, फाइनेंशियल मैनेजर्स के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर ये कला आपके हाथ में नहीं होगी, पैसा को कैसे मल्टीप्लाई करना, तो डेफिनेटली ये नुकसान देगा एक ऑर्गेनाइजेशन को। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? पैसे को बढ़ाया कैसे जाए, पैसे को, ऑर्गेनाइजेशन के पैसे को कैसे खर्च किया जाए, कहाँ कहाँ इसको इन्वेस्ट किया जाए, इसको खर्च किया जाए। तो पहला शुरुआत करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन से, विच सेज इट इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट्स कॉल्ड एज कैपिटल। जब ऑर्गेनाइजेशन में पैसा आता है तो सबसे पहले उस पैसे से फिक्स असेट, यानी कि वो असेट्स जो आपके प्रोडक्शन में काम आने हैं, उन असेट्स को, जैसे बिल्डिंग है, मशीन है, ठीक है ना, रॉ मटेरियल है, इनको खरीदा जाता है। वहाँ पर पैसे का निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। देन फाइनेंशियल डिसीजन, दे रिलेट टू द रेजिंग ऑफ फाइनेंस फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज विच विल डिपेंड अपॉन डिसीजन ऑन द टाइप ऑफ सोर्सेज, पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। अब मैंने अपना पैसा लगा के फैक्ट्री तो बना दी, फैक्ट्री सेटअप तो कर दी, मैंने अपना कुछ पैसा लगाकर रॉ मटेरियल तो खरीद लिया, कुछ मशीन्स भी खरीद ली, पर जब मेरे को बिजनेस एक्सपैंड करना होगा तो मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा और उस बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए? तो वो पैसा लाने के लिए मैं शेयर मार्केट में जाऊंगा, या मैं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि किसी बैंक के पास जाऊंगा। शेयर मार्केट में जाता हूँ तो शेयर्स मार्केट में लॉन्च करता हूँ, वो और लोगों को अपना हिस्सेदार बनाता हूँ। बैंक के पास जाऊँगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के पास जाऊँगा, तो यानी कि लोन उठाऊँगा, पैसा उधार पर लूँगा। तो मेरे को कैसा पैसा चाहिए? उधार पर पैसा चाहिए, वापस करना है, या लोगों को अपने बिजनेस में हिस्सेदारी करनी है ताकि पैसा आए, मैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करूँगा। तो ये सारे डिसीजन लिए जाते हैं एक बिजनेस के अंदर, वो कहलाते हैं फाइनेंशियल डिसीजन। तीसरे आते हैं डिविडेंड डिसीजन। द फाइनेंशियल मैनेजर हैज़ टू टेक डिसीजंस विद रिगार्ड टू द नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। अब पैसा लगाया, प्रोडक्ट बनाया, मार्केट में बेचा, अच्छा बिका, खूब मुनाफा हुआ। मुनाफा हुआ मीन्स जितनी लागत थी उससे ज़्यादा आपने उसकी प्राइस रखी, कॉस्ट रखी, मूल्य रखा, कस्टमर ने एक्सेप्ट किया, उसने खरीदा। तो जिस प्राइस पर उसने खरीदा, डेफिनेटली लागत से ज़्यादा प्राइस थी, यानी कि आपको खूब मुनाफा हुआ। अब उस मुनाफे का क्या करना है? उस मुनाफे को बिजनेस में वापस लगाना है, या जिन लोगों ने आपके बिजनेस में हिस्सेदारी ली थी उन लोगों को डिविडेंड देना है, तो कितना डिविडेंड देना है, यानी कि उस मुनाफे में कितनी हिस्सेदारी देनी है। या मुनाफा हुआ, एम्प्लॉयज़ ने बहुत अच्छा काम किया तभी मुनाफा हुआ, तो उस मुनाफे में कितना उनको इंक्रीमेंट देना है, या उस मुनाफे से कितनी उनकी सैलरी बढ़ानी है, या उस मुनाफे से कितना उनको बोनस देना है। ये सारे डिसीजन जो हैं ये आते हैं डिविडेंड डिसीजंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों ज़रूरत है इसको समझने की? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंश्योर्स रेगुलर एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फंड्स टू दी कंसर्न। पैसे के बारे में अगर मैं समझ नहीं रखूँगा कि पैसा कहाँ से लाना है, कैसे उसका इस्तेमाल करना है, तो पैसे का सही सदुपयोग नहीं हो पाएगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जानकारी मेरे को ये समझ देती है कि मेरे को कहाँ से पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, और उस पैसे को कहाँ पर लगाना है। दूसरी बात, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंश्योर्स एडिक्वेट रिटर्न्स टू द शेयर होल्डर्स
which will depend upon the earning capacity, market price, एक्सपेक्टेशन ऑफ द शेयर होल्डर। जो जिन लोगों ने शेयर्स लिए हैं, जिन लोगों ने हिस्सेदारी ली है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, वो इसीलिए लिए ना कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन बढ़े, मेरी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा मुनाफा कमाए, उस मुनाफे में उनको हिस्सेदारी मिले। तो मैं अगर अपने पैसे को सही तरीके से उसका सदुपयोग करता हूँ, सही तरीके से एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल रखता हूँ, सही जगह इन्वेस्ट करता हूँ, मुनाफे को सही तरीके से बांटता हूँ, तभी पैसा बढ़ेगा। पैसे का अगर सदुपयोग होगा तभी पैसा आगे फलेगा और फूलेगा, बिजनेस को और रिटर्न्स देगा। देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंश्योर्स optimum fund utilization. Once the funds are procured, they should be utilized in maximum possible way at least cost. मैंने उधार ले तो लिया बैंक से, मेरे को 50 लाख की ज़रूरत थी, 1 करोड़ की ज़रूरत थी, ले लिया। यहाँ आजकल एक नया कॉन्सेप्ट मार्केट में है जिसको हम वेंचर कैपिटलिस्ट कहते हैं। लोग जो आपको पैसा आपके बिजनेस में लगा देते हैं देखकर कि भैया आपका बिजनेस बहुत अच्छा आगे चल के ग्रो कर सकता है, प्रोडक्ट की बहुत अच्छी डिमांड है मार्केट के अंदर, वो बढ़ सकती है, तो अगर मैं पैसा लगाऊं तो उस पैसे का उनको बहुत अच्छा मुनाफा मिल सकता है। वो पैसा आपको मिल तो गया, अब पैसा देखकर नीयत डोल सकती है, पैसा देखकर कहीं ना कहीं बेईमानी आ सकती है फाइनेंशियल मैनेजर्स के अंदर, ये देखकर कि ये पैसा इस पैसे को हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए क्यों ना इस्तेमाल कर लें। या कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं वो इतना पैसा देखकर उनके मन में इच्छा हो सकती है, उनकी कोई डिज़ायर है वो अपनी पूरी करने की, भैया 1 करोड़ का लोन मिल गया तो बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए चले भैया हम BMW गाड़ी या मर्सिडीज़ गाड़ी अपने पर्सनल यूज़ के लिए क्यों ना खरीदें। तो ये गलत है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस चीज़ को रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि 1 करोड़ का लोन या 50 लाख का लोन या इन्वेस्टमेंट आपको मिली है बैंक से, किसी वेंचर कैपिटल से, या 1 करोड़ रुपया आपने शेयर मार्केट से उठाया है हिस्सेदारी लोगों के साथ बांटने के बाद, तो इस 1 करोड़ को बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए आपने उठाया ना, तो लेकर आए हैं पैसा, तो इसको बिजनेस को एक्सपैंड करने में ही लगाइए। जहाँ नई मशीनरी, नई टेक्नोलॉजी है वहाँ पैसे को वहाँ लगाइए। नए प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, उसको लगाइए, वहाँ लगाइए। कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए बोनस देना तो उस पैसे को वहाँ लगाइए। पैसे को सही जगह इस्तेमाल किया जाएगा तभी कंपनी को रिटर्न्स आगे चलकर अच्छे मिलेंगे। देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंश्योर्स सेफ्टी ऑन इन्वेस्टमेंट। दैट मीन्स funds should be invested in safe ventures so that adequate rate of return can be achieved. साल के 1 साल कंपनी चली, पैसा बेचा, खूब अच्छा मुनाफा आया, उस मुनाफे को आप सारा बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए नहीं लगाना चाहते। आपको लगता है कि भैया मशीनरी ऑलरेडी खरीद चुके हैं, रॉ मटेरियल हमारा आ ही रहा है, जिसकी पेमेंट हम सेल्स का जब पैसा आएगा तो उससे हम चुका सकते हैं, तो ये जो साल के आखिर में हमारे को मुनाफा हुआ है तो उसको हमारे को बिज़नेस में दोबारा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम उसका क्या करें। यानी कि हम उसको बिज़नेस में इन्वेस्ट करने की जगह और जगह कंपनी के बिहाफ पर हम उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में या बैंक के अंदर FDs खरीद कर, या पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में, या लैंड खरीद कर, कहीं पर भी ऐसी जगह जहाँ पर अल्टीमेटली वो पैसा मल्टीप्लाई करे, ना कि फालतू के एक्सपेंडिचर्स, पर्सनल एक्सपेंडिचर्स में उस पैसे को लगाकर, ताकि जहाँ पर हमारे को आगे चल के ऑर्गेनाइजेशन को कोई रिटर्न ना मिले। देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंश्योर्स अ प्लान ऑफ साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर। इट सेज देयर शुड बी साउंड एंड फेयर composition of capital so that a balance is maintained between debt and equity capital. Debt उधार, equity means ownership money. जो शेयर होल्डर्स मेरे बिजनेस में पैसा लगाते हैं उसको हम कहते हैं इक्विटी कैपिटल, और जो लोन बैंक या और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उधार में हमारे को देते हैं उसको हम कहते हैं डेट।
तो एक बिजनेस को चलाने के लिए कितना इक्विटी होना चाहिए, कितना डेट होना चाहिए, ये इसको बैलेंस को मेंटेन रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। सब्जी खरीदने जाते हैं ना, तो सब्जी बेचने वाला क्या करता है, तराजू को के एक कोने में बांट रखता है। अगर हमें 1 किलो आलू चाहिए तो एक तरफ आलू होंगे, एक तरफ 1 किलो का बाट होगा, तो बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करता है कि जितना बाट है उतने ही वजन में आलू वो दे। ऐसा नहीं है कि आलू ज़्यादा है बाट ऊपर है तो कहेगा कोई बात नहीं भाई, आपने जितने भी चुने हैं चाहे वो 1 किलो से ज़्यादा ले जाए, तो ऐसे करेगा तो उसको नुकसान है। तो यही चीज़ फाइनेंशियल मैनेजर्स को भी माइंड में रखने की ज़रूरत है। तो एक तरफ इक्विटी है, एक तरफ डेट है। इक्विटी भी आपको चाहिए, डेट भी आपको चाहिए, पर कितनी इक्विटी चाहिए, कितना डेट चाहिए, यानी कि कितनी हिस्सेदारी आप लोगों में बांट सकते हैं, उनको अपने बिजनेस के हिस्सेदार बना सकते हैं, और कितना मार्केट में जाकर लोन उठाकर उसको इंटरेस्ट के साथ पे कर सकते हैं। ये अपनी कैपेसिटी को जानकर समझकर ये इस चीज़ को बैलेंस रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ध्यान रखता है, पहला, एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि बिजनेस के अंदर कितना डेट होना चाहिए, कितना इक्विटी होना चाहिए। तो ये नॉलेज कहाँ से आती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू। डेट क्या है इसको समझना, कैसे इसको पे कर सकते हैं, कितना पे सकते हैं, इक्विटी क्या है, कितना शेयर होल्डिंग हम लोगों को बांट सकते हैं, कितना ओनरशिप हम दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, इसके बीच का बैलेंस कैसे मेंटेन करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल कॉम्पोजिशन। वंस द एस्टिमेशन हैज बीन मेड द कैपिटल स्ट्रक्चर इज डिसाइडेड। तो एक बार हम चूज कर लेते हैं कि डेट कितना है, इक्विटी क्या है, यानी कि अगर बिजनेस को चलाने के लिए 100 रुपया चाहिए तो कम से कम 60 रुपये मेरे अपने लगे होने चाहिए यानी इक्विटी, और 40 रुपये उधार के होने चाहिए। तो ये हम फिर स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, एक बार डिसाइड कर लेते हैं। वो होने के बाद फिर हम जाते हैं चॉइस ऑफ सोर्सेज। मतलब इक्विटी चाहिए तो शेयर्स मार्केट में लॉन्च करने हैं या डिबेंचर्स लॉन्च करने हैं। लोन्स चाहिए तो कहाँ जाना है, कौन से बैंक से लेना है, कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना है, तो वो सोर्सेज को हम ढूंढते हैं, वो इक्विटी लेने की कोशिश करते हैं या वो डेट लेने की कोशिश करते हैं। देन इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि प्रॉफिट होने के बाद ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉफिट को दोबारा बिजनेस में लगाया, चाहे एक्सपैंड होने के लिए उस प्रॉफिट को आप कहीं ना कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं पूरा साल तनख्वाह कमाता हूँ, पैसा खर्चता भी हूँ, पर खर्चने के बाद साल के आखिर में अगर मेरे बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट में कुछ पैसा बच जाता है तो क्या है, वो मेरे लिए प्रॉफिट है ना। अब उस प्रॉफिट को मैं नहीं खर्चना चाहता, मैं सोचता हूँ कि वो प्रॉफिट मेरे को हो गया, मैंने कमाया, मैंने खर्चा, मेरे जो खर्चे थे वो कमाई से कम थे, ये मेरा पैसा बच गया सेविंग अकाउंट में इस साल के आखिर में। इस पैसे को चलो भाई मैं कहीं किसी म्यूचुअल फंड में लगा देता हूँ, किसी पोस्ट ऑफिस की स्कीम में लगा देता हूँ ताकि पैसा बढ़ जाए। यहाँ चलिए बहुत पैसा है तो कोई ज़मीन खरीद लेता हूँ या कोई फ्लैट खरीद लेता हूँ या मे बी किसी पोस्ट ऑफिस की स्कीम में लगा देता हूँ। तो ये जो डिसीजंस हैं जिसको हम इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स कहते हैं, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देन डिस्पोजल ऑफ surplus, यानी कि the net profit decisions have to be made by the financial managers. This can be done in two ways, dividend declaration and retained profit. मुनाफा हो गया ना, मुनाफा होने के बाद अब आपको जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनमें इस मुनाफे को बांटना है। उस मुनाफे को बांटने के बाद भी कुछ पैसा आपको रिटेन करना है कंपनी के फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में या खातों में, ताकि कल को अगर इमरजेंसी पड़े, पैसे की ज़रूरत पड़े तो हमें शेयर होल्डर्स के पास जाकर और पैसा मांगने की ज़रूरत ना पड़े, अपनी और हिस्सेदारी लोगों में ना बांटनी पड़े, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाकर और ज़्यादा लोन
ना लेना पड़े। तो मेरे पास अगर कुछ पैसा होगा, जैसे हम अपने घरों में थोड़ा सोना खरीद लेते हैं, या हम ये जो इन्वेस्टमेंट करते हैं किस लिए खरीदते हैं, अपने रेनी डेज, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, एक बहुत इम्पॉर्टेंट कोटेशन है जो हम बहुत सुनते हैं, रेनी डे मीन्स ऐसा बुरा वक्त कभी आ जाता है तो हम क्या करते हैं, सोना बेच दिया, गहने बेच दिए, या अपनी फिक्स डिपॉजिट रसीद को तुड़वा दिया, या पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट में से पैसा निकाल लिया उस इमरजेंसी या उस मुसीबत के वक्त को झेलने के लिए, उस मुसीबत के वक्त से बाहर आने के उस पैसे के लिए। तो इसी तरह हर बिज़नेस को भी ये सोच कर चलना पड़ता है कि मेरे लाइफ साइकिल के अंदर भी कभी ऐसा बुरा वक्त आ सकता है, तो उस बुरे वक्त से बिज़नेस को बचाने के लिए भी मेरे पास कुछ इमरजेंसी फंड्स होने चाहिए। वो फंड्स कहाँ से आएंगे, प्रॉफिट के अंदर से आएंगे। तो वो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है थ्रू दी डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। देन मैनेजमेंट ऑफ कैश। सामान सारा जो मेरे मार्केट में बिकता है उधार पे ही जाता है, कैश नहीं आता। कुछ हो सकता है ऐसी मार्केट के अंदर सामान जाता हो जहाँ पर कैश मिल जाता हो, पर ज़रूरी नहीं है कि हर जगह जाता होगा। तो जहाँ जहाँ पैसा माल गया है उधार पर, वहाँ से कैश आना, और कैश आने के बाद कितना कैश रखना है कंपनी के खाते में या कंपनी के अंदर, कितना बैंक में जमा होना है, और क्या क्या वो करते हैं जहाँ पर आपको कैश की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इन सब चीज़ों को एस्टिमेट करना, इन सब चीज़ों को मैनेज करना, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। लास्ट आता है फाइनेंशियल कंट्रोल्स। The financial manager has not only to plan, procure and utilize the fund but also to exercise control over the finances. This can be done through various. तो पैसे को कैलकुलेट करना, कितना आया, कितना गया, कितना इन्वेस्ट किया, अल्टीमेटली तो ये जो हमारे जो बिज़नेस में अकाउंटेंट्स हैं ये सब करते हैं। आजकल कई तरह के सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं, ये रेशियो एनालिसिस करते हैं, सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जानने की सारा टाइम कोशिश रहते हैं कि कितना पैसा बिज़नेस ने कमाया, कितना खर्चा तो कहाँ खर्चा, ताकि कई बार खर्चे में भी होता है कि कुछ जगह फजूल खर्ची हो जाती है या एक्सेस एक्सपेंडिचर हो जाता है, तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये सब फंक्शन किसका है, ये सब कौन हेल्प करता है, ये हेल्प करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट किसी भी बिजनेस में चलता है किसके दम पर, फाइनेंशियल मैनेजर के रूप में। एक उस फाइनेंशियल मैनेजर को हम अकाउंटेंट भी कह सकते हैं, चीफ अकाउंटेंट भी कह सकते हैं, फाइनेंस मैनेजर की भी डेजिग्नेशन दे सकते। तो कई तरह की डेजिग्नेशन है, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने मर्जी अपने हिसाब से, अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको देती है, पर अल्टीमेटली होता तो वो फाइनेंशियल मैनेजर है, हमारे पैसे का कंट्रोलर, हमारे पैसे का एक रक्षक जिसको हम कहेंगे। तो इस रक्षक की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या इस पैसे को अपने हिसाब से खर्च कर देना, क्या उसके लिए क्या उसका यही फ़र्ज़ है, नहीं। तो उसके क्या फ़र्ज़ हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, क्या उसको हमारे पैसे के साथ करना ज़रूरी है। पहला, अ फाइनेंशियल मैनेजर is a person who takes care of all the important financial functions of the organization। हमारे पैसे में पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, तो ये सारा दायित्व है, किस पे दायित्व है, ये फाइनेंशियल मैनेजर के ऊपर दायित्व है, उसकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Then the person in charge should maintain a fair sightedness in order to ensure that the funds are utilized in the efficient manner। तो इसका मतलब ईमानदारी एक बहुत इम्पॉर्टेंट, एक जिसको हम कहेंगे ना क्वालिटी है एक हमारे फाइनेंशियल मैनेजर की। अगर उसके अंदर ईमानदारी नहीं है तो पैसे का सदुपयोग ज़रूर होगा। तो ईमानदारी होना एक फाइनेंशियल मैनेजर की बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है, उसका एक रोल है ईमानदारी बनाना, ताकि पैसे का सही से सदुपयोग हो, बिज़नेस एक्सपैंड करे, पैसा सही जगह इन्वेस्ट हो, पैसा सही जगह खर्च किया जाए। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल मैनेजर की। इस डायग्राम को थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजर करता क्या है?
फाइनेंशियल मैनेजर करता है फंड्स को रेज करता है, यानी कि पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, उस पैसे को कहाँ से कैसे वो ला सकता है, कौन से सोर्सेज हैं, उन सोर्सेज को आइडेंटिफाई करता है, उन सोर्सेज से वो पैसे को लेकर आता है। उस पैसे को लाने के बाद उस पैसे को जिस पर्टिकुलर फंक्शन, चाहे वो सेल्स है, चाहे प्रोडक्शन है, चाहे ह्यूमन रिसोर्स या पर्सनल डिपार्टमेंट है जो सैलरीज वगैरह बांटता है, बोनस बांटता है, इंक्रीमेंट बांटता है, तो किसको कितना पैसा देना है, कितना पैसा एलोकेट होना है, तो ये एक फाइनेंशियल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद प्रॉफिट प्लानिंग भी एक उसकी बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मीन्स कितना पैसा आएगा, कितना खर्च होगा और अल्टीमेटली कितना प्रॉफिट आना चाहिए, ये कंट्रोल करना और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्सेस कहीं एक्सपेंडिचर हो रहा है जिसकी वजह से आने वाला जो इनकम है वो हमारे हाथ से जा रही है, बिजनेस के हाथ से जा रही है, प्रॉफिट की जगह लॉस हो रहा है, तो ये कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल मैनेजर की। और क्योंकि हम कहते हैं कि सारा पैसा हम उधार पर नहीं ले सकते, सारा पैसा एक बिजनेस का ओनर है वो अपना नहीं लगा सकता। हमारी कैपिटल मार्केट्स यानी कि शेयर बाज़ार एक बहुत इम्पॉर्टेंट मार्केट है जहाँ से पैसा एक बिज़नेस उठा सकती है अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए। तो उस मार्केट की समझ रखना, उस मार्केट में कैसे पैसा उठाया जा सकता है, उस मार्केट में कैसे कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है अपने पैसे को, एक्सेस जो प्रॉफिट हो, तो इस चीज़ की नॉलेज रखना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फाइनेंशियल मैनेजर के लिए। रेजिंग ऑफ फंड्स, जैसे मैंने कहा, एलोकेशन ऑफ फंड्स, प्रॉफिट प्लानिंग और अंडरस्टैंडिंग कैपिटल मार्केट्स. So it is to the discretion of a financial manager as to how to distribute the profit. Many investors do not like the firm to distribute the profits among the shareholders as dividend, instead invest in the business itself to enhance the goal. अब जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो बिजनेस में पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट करना है, बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना है, क्या हमेशा उसका ही डिसीजन है? नहीं, ये डिसीजन टॉप मैनेजमेंट से आता है। जो ओनर्स हैं या टॉप मैनेजर्स हैं, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैनेजर्स को कंपनी के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से वो बताते हैं कि इस पैसे को कैसे उपयोग में लाना है। तो इस चीज़ को माइंड में रख कर ही फाइनेंशियल मैनेजर को डिसीजन लेना पड़ता है कि पैसे को कहाँ लगाना है, कैसे लेकर जाना है, कहाँ उसको पैसे को इन्वेस्ट करना है। अब क्योंकि मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर की बात की थी, जिसमें मैंने डेट इक्विटी की बात की थी और डेट एंड इक्विटी की बात की थी, तो उसको थोड़ा सा हम और समझने की कोशिश करते हैं कि डेट क्या है और इक्विटी क्या है। इक्विटी सेज इक्विटी इज द मनी ओन्ड बाय द शेयर होल्डर्स और द ओनर। इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप, रिटेन अर्निंग्स एंड कॉन्ट्रीब्यूट। इक्विटी कहता है वो पैसा जो बिजनेस में लगाया गया बिजनेस की हिस्सेदारी में। ये पैसा कहाँ से आया? ये पैसा यहाँ तो आया रिटेन्ड अर्निंग्स में। रिटेन्ड अर्निंग्स आर पार्ट ऑफ द प्रॉफिट दैट हैज बीन केप्ट सेपरेटली बाय द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी ने मुनाफा किया, उस मुनाफे का हिस्सा वो वापस बिजनेस में लगा देती है। तो जब वो उस पैसे को वापस में बिजनेस में लगाती है तो उसको कहते हैं रिटेन अर्निंग, जिसके बदले में उसको और हिस्सेदारी मिल जाती है। या कंट्रीब्यूटेड कैपिटल मीन्स स्टॉक मार्केट में जाता है और प्राइमरी इश्यूज या सेकेंडरी इश्यूज के थ्रू वो पैसे को मार्केट से उठाया जाता है, तो उसको कंट्रीब्यूटेड कैपिटल या इक्विटी स्ट्रक्चर कहा जाता है। डेट कैपिटल मीन्स उधार। डेट का सीधा मतलब है उधार, लोन। अब ये लोन या तो मार्केट से लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में हम देखते हैं। बॉन्ड्स मीन्स वो स्ट्रक्चर, एक ऐसा कागज़ है जो कंपनी प्रॉमिस करके देती है कि भाई आप इतने वक्त के लिए मेरे को पैसा दीजिए, इस पर हम इतना इंटरेस्ट देकर इतने वक्त बाद पैसा को इतना इंक्रीज कर आपको देंगे। तो उन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के थ्रू या
शॉर्ट टर्म कैपिटल के थ्रू पैसा लेती है, पर डेट का क्योंकि मतलब इक्विटी है, पैसा ले लिया, हिस्सेदारी दे दी, बस अब मुनाफा होगा उसमें से आपको हिस्सेदारी दी जाएगी। डेट सेज आपने मेरे को उधार दिया है, उधार पर मेरे को आपको इंटरेस्ट देना है, उस पर ब्याज देना है, ब्याज समेत उस मूल्य जो मूल्य है, एक्चुअल वैल्यू है मनी की, उस वैल्यू के साथ आपको मनी वापस करना है, चाहे वो बॉन्ड्स के थ्रू हो, डिबेंचर्स के थ्रू हो, शॉर्ट टर्म कमर्शियल पेपर्स के थ्रू हो, कोई भी तरीका हो उसके थ्रू आप उधार को ले सकते हैं। अब कैपिटल स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर। अब कंपनी के पैसे को डेट और इक्विटी के अंदर बांटना क्यों ज़रूरी है, क्यों एक बिजनेस के लिए ज़रूरी है कि डेट भी हो और मतलब मांगा हुआ पैसा डेट और अपना लगाया हुआ पैसा इक्विटी भी हो। पहला, अ फर्म हैविंग अ साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर हैज़ अ हायर चांस ऑफ इंक्रीजिंग द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स and securities that it possesses. It will lead to a higher valuation in the marketing. डेट कम होगा, इक्विटी ज़्यादा लगेगी, तो कहीं ना कहीं आपके कंपनी के शेयर की वैल्यू मार्केट में बढ़ेगी, आपके कंपनी की ज़्यादा मार्केट के अंदर पब्लिसिटी होगी, ज़्यादा नाम होगा, ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी। अगर प्रॉपर बैलेंस होगा इक्विटी और डेट में, then a good capital structure ensures that the available funds are used effectively. It prevents over or under capitalization. मैंने बिजनेस शुरू किया, इक्विटी ज़्यादा लगा दी, लोन कम ले लिया, वक्त के साथ साथ बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है, इक्विटी तो मेरी बढ़ी नहीं, मैंने और हिस्सेदारी तो बांटी नहीं, पर धीरे 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 करके मैं बाज़ार में जाकर पैसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या और तरीक़ों से किसी भी तरीके से मांगता रहा, उधार ज़्यादा चढ़ गया, उधारी ज़्यादा हो गई सिर पर, क्या होगा, अब आपके आने वाले मुनाफे से आप क्या करोगे, उस मुनाफे को बिजनेस में लगाकर एक्सपैंड कर पाओगे नहीं, जो इतनी उधारी आपने चढ़ा ली है उस उधारी को, बिजनेस के ऊपर जो उधारी है उसको उतारने में ही वो पैसा, वो मुनाफा है, वो प्रॉफिट है, निकल जाएगा। तो इससे क्या होगा, बिजनेस की वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम घटनी शुरू हो जाएगी। Then it helps the company in increasing the profits in the form of higher returns to stakeholders. अगर प्रॉपर कैपिटल स्ट्रक्चर है, डेट और इक्विटी के अंदर प्रॉपर बैलेंस है, तो कहीं ना कहीं मुनाफे सही मुनाफा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स के पास जाएगा, बोनस के तौर पर, डिविडेंड के तौर पर, जिससे मार्केट में कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, नाम ज़्यादा होगा, और ज़्यादा लोग आपके बिज़नेस में पैसा लगाने की कोशिश करेंगे, और इक्विटी और हिस्सेदारी बढ़ेगी, कहीं ना कहीं डेट कम होगा, डेट मीन्स उधारी कम होगी, तो बिज़नेस को एक्सपैंड करने में दिक्कत नहीं होगी, कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। Then a proper capital structure helps in maximizing shareholders' capital while minimizing the overall cost of the capital. And finally, a good capital structure provides firms with the flexibility of increasing or decreasing the capital debt of the. अब इस कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटर्मिन करने के लिए किन चीज़ों को मेरे को माइंड में रखना पड़ेगा, अब वो है ना कि ये बैलेंस रखना है, इधर डेट है, इधर इक्विटी कैपिटल है, तो ये हाथ बराबर रहे मेरे, ना डेट ज़्यादा हो ना इक्विटी ज़्यादा हो। इक्विटी ज़्यादा होगी तो कहीं ना कहीं मेरी अपनी हिस्सेदारी बिजनेस में कम होगी, ज़्यादा लोग हिस्सेदारी करेंगे, ज़्यादा हिस्सेदारी होगी तो जो प्रॉफिट होगा उसमें मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ पैसा बांटना पड़ेगा। डेट का हाथ ऊपर होगा यानी कि उधारी ज़्यादा है, इसका मतलब जितना मैं मुनाफा कमा रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मेरा मुनाफा इस उधारी को चुकाने में लग जाएगा। तो इस बैलेंस को क्रिएट करने में मेरे को किन फैक्टर्स को माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। पहला, कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। मेरे लिए उधार सस्ता है, मार्केट से उधार उठाना या मार्केट से शेयर होल्डर्स का पैसा लेकर आना, दोनों में से क्या सस्ता है, इस चीज़ को माइंड में रखना ज़रूरी है।
इक्विटी कैपिटल उठाना सस्ता है, उसको मेंटेन करना ज़्यादा आसान है, डिविडेंड लोगों में प्रॉफिट के थ्रू डिविडेंड बांटना आसान है, तो मैं इक्विटी ज़्यादा रखूँगा, डेट कंपनी में कम रखूँगा। अगर इक्विटी लेने से ज़्यादा लोगों के साथ हिस्सेदारी बांटने से मेरी हिस्सेदारी कम हो रही है, मेरे को मुनाफे में कम हिस्सा मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उधार पे लूँगा, ताकि बाहर वालों का पैसा बाहर से आए, बाहर चला जाए, मेरी बिजनेस में हिस्सेदारी कम ना हो। देन डिग्री ऑफ कंट्रोल, मैं बिजनेस में ज़्यादा हिस्सा चाहता हूँ, मेरा ज़्यादा कंट्रोल हो, तो डेफिनेटली मेरी इक्विटी में मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी कम होगी, डेट ज़्यादा होगा। तीसरा, ट्रेडिंग ऑन द इक्विटी, फॉर अ फर्म विच यूजेज मोर इक्विटी एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस टू बोरो न्यू फंड्स टू इंक्रीज रिटर्न। अब जितनी ज़्यादा इक्विटी होगी, मीन उतने ज़्यादा आपने शेयर्स एलोकेट किया मार्केट में, उतने ज़्यादा शेयर्स मार्केट में ट्रेड होंगे, यानी मीन उतने ज़्यादा ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी लोगों में। जितने ज़्यादा ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी, कभी तो हो सकता है अच्छे लोगों के हाथ में ओनरशिप चले जाए, शेयर चले जाए, वो आपको बिजनेस एक्सपैंड करने में हेल्प करे। कुछ ऐसे लोगों के हाथ में, कई बार हम सुनते हैं, अखबारों में भी पढ़ते हैं, मीडिया के थ्रू भी हमारे तक खबर पहुंचती है कि शेयर चले जाते हैं, तो वो और लोगों से हिस्सेदारी खरीद कर मेरे बिजनेस को मेरे से छीनने की कोशिश करते हैं, तो उस केस में मेरे को नुकसान हो सकता है। तो इस चीज़ को भी माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है जब मैं डिसाइड करूं एज अ फाइनेंशियल मैनेजर कि इक्विटीज़ मेरे बिजनेस में ज़्यादा होनी चाहिए या डेट ज़्यादा होना चाहिए। देन गवर्नमेंट पॉलिसीज़, कई बार गवर्नमेंट रेपो रेट वगैरह या बैंक्स के लोन रेट्स को बढ़ा देती है, जिस वजह से लोन महंगा हो जाता है, तो उस केस में मेरे को फिर फाइनेंशियल प्राइमरी मार्केट में या शेयर मार्केट में जाकर एज एन इक्विटी के थ्रू पैसा उठाना पड़ता है, या किसी वेंचर कैपिटल के पास जाकर उनसे पैसा उठाकर उनको बिजनेस में हिस्सेदारी देकर उनसे पैसा उठाना पड़ेगा। क्योंकि लोन महंगा हो गया। अगर गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बनाती है कि लोन्स को सस्ता कर देती है, तो डेफिनेटली मैं नहीं चाहूँगा कि भैया मैं अपनी ओनरशिप शेयर करूँ, ज़्यादा इक्विटी रखूँ बिजनेस में, मैं लोन्स या डेट पर ज़्यादा निर्भर रहूँगा एज अ बिजनेस। तो ये थी सारी जानकारी फाइनेंस के बारे में। बिजनेस को फाइनेंस क्यों चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजर्स को किन किन बातों का ध्यान में रखना पड़ता है और क्या ज़रूरी है अल्टीमेटली उस बैलेंस को क्रिएट करने के लिए, ताकि बिज़नेस के अंदर प्रॉपरली फाइनेंस हो, बिज़नेस को पैसा मिले ज़रूरी वक्त पर, ताकि वो उसको एक्सपैंड कर सके। धन्यवाद दोस्तों फॉर लिसनिंग टू ऑल अबाउट financial management, and I wish you all the best for your exam.